वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 52% आबादी जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। सो अगर ये 52% आबादी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो बाकी की 47-48% जो मर्जी कर ले, मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन नहीं हो सकते। बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो अब हर शोबे में बढ़कर सामने आ रही हैं। हाँ, सामने आ रही हैं और अब सामने आ रही हैं। कोशिश वो कब से कर रही हैं लेकिन अब हमारे सामने आ रही हैं। और हम खेलों की बात करें तो कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। मुख्तलिफ गेम्स हैं, हम ऐसे टैलेंट को आपसे मिलवाते भी रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहूर शहजाद का भी है। माहूर पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अगर उनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने 5वीं बार नेशनल चैंपियनशिप का एजाज़ अपने नाम किया है। माहूर जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन गेम्स 2014 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और उन्होंने 2019 में पाकिस्तान इंटरनेशनल में पहली बार तलाई तमगा जीता। माहूर की आलमी रैंकिंग इस वक्त जो है वो 133 है, विच इज़ वेरी गुड। और वो चाह रही हैं कि इसको टॉप 100 में लाएं और फिर मजीद इसको बेहतर किया जाए। और उन्होंने टारगेट अपने सेट कर लिए हैं। हम उन्हीं से ही बात करेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे कितनी मुश्किलात होती हैं और कहाँ से ऐसा किया था, कहाँ पर पहुँच गया और कहाँ तक वो पहुँचाना चाहती है। माहूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग। मैं अभी ना मतलब वैसे तो मैं अपने व्यूअर से बात कर रही थी मगर साथ साथ मेरी नज़र चल रही थी कितनी अच्छी आपकी स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस, तो मेंटेन करना एंड फिटनेस चैलेंज तो नहीं है आपके लिए? मुश्किल होता है। और बैडमिंटन जो एक बहुत ही फिज़िकल डिमांडिंग स्पोर्ट है, तो उसके लिए ना कि आपको सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास फिटनेस भी होनी चाहिए और फिटनेस के साथ साथ जिम ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे एक दिन में कम से कम मैं 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग करती हूँ और मेरी ट्रेनिंग 6 days अ वीक होती है। तो इतना इजीली नहीं होता सब कुछ हासिल करना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अकेली की मेहनत है या वालिद वालदा में से कौन चाह रहा था कि जो माहूर हैं ये बैडमिंटन स्टार बन जाएं? कब से खेल रही हैं? मेरे जो पापा हैं उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो जब हम लोग छोटे से थे तो पापा ने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को ना स्पोर्ट्स खिलाऊंगा। और जब मैं 6-7 ईयर्स की थी तो मैं पापा के साथ एक्सरसाइज करती थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टेमिना काफ़ी अच्छा है बाकी प्लेयर्स से। और फिर जब मैं 12 ईयर्स की हुई तो मैं और मेरी बड़ी बहन ऐसे फॉर फन स्ट्रीट्स में खेलते थे बैडमिंटन। फिर जब मैं 13 ईयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ पे मैंने सुबह पापा मुझे और मेरी बहन को ट्रेनिंग कराते थे और शाम में जो कोच होते थे उनसे ट्रेनिंग लेते थे। उसके बाद 13 ईयर्स में मैंने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 13 ईयर्स में मैं अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बन गई थी। वाह जी वाह। तो वाई बैडमिंटन? ये कोई ख़ास आपको गेम पसंद है? क्योंकि मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उनको इस चीज़ का एक्सपर्टीज़ था, तो उन्होंने उस चीज़ में डाला जिनको उनके पता था कि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जो लड़के कजन्स हैं वो तो नहीं खेलते होंगे कि साथ भाई हमने नहीं खेलना, हमने तो हारना ही है ना, जब आप उनके साथ खेलती होंगी, या कहते हैं क्या है जी मुकाबला हो जाए ज़रा? पहले जब छोटे थे तब तो मुकाबला कर लेते थे, अब तो उन्हें पता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो अब तो नाटे पे पड़ेगी गेम, मतलब 0 पे। तब नहीं खेलते। अच्छा, प्रेशर आता है जब आप कम्पीट करती हैं इंटरनेशनल? से भी हम जनूबी कोरिया के उस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, तो प्रेशर आता है जब आप देखती हैं बाकी मुल्कों से आई हुई ख़वातीन प्लेयर्स की? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जैसे कि मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोर देन 30 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मैंने ताइजू यिंग वर्ल्ड नंबर 1 के साथ भी खेला है। तो जब मेरा उसके साथ मैच था तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि टीम वाले कह रहे थे कि तुम मतलब उसके तो हाथों में इतना झटका, वो तुम्हें ऐसे डिसेप्शन मारेगी, तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा शटल कहाँ तो और तुम कहीं और होगी। तो तब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छे से खेला और मैंने उसके अगेंस्ट 21-14 एंड 21-17 स्कोर किया। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और वो जो मैच था उसका आज तक कितना बेहतर असर होता है आपकी गेम के ऊपर? क्या सीखा उस एक गेम से कि नंबर 1 से आप खेल रहे हैं? मैंने देखा कि मैंने वही जो डिसेप्शन उसके हाथों में मैंने वो मुझे फील करने को मिला कि हाँ वो ये शॉट दिखा के वहाँ पे करती है। और मैंने उस मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था। तो जो हमारे सेक्रेटरी थे वो दूसरे मैच में बैठे हुए थे, लड़कों के मैच में एज अ कोच बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा मैं उसके सारे शॉट्स उठा रही हूँ और इतने अच्छे से मूव कर रही हूँ तो वो मेरे को मैच में आने लगे कि मतलब मैं इसको गाइडेंस करूँ तो क्या पता ये और अच्छा परफॉर्म करे। तो इतने टॉप प्लेयर्स के साथ खेलकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये एशियन गेम्स 2018 की बात है तो वहाँ का कोर्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपको जो विंड होती है उससे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, शटल डिफरेंट होती है। तो इन तरह के बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है जो आपको आगे भी जाके बहुत मदद करता है। अच्छा, एक तो कोविड ने इन दिनों में, इन सालों में सारे टूर्नामेंट्स को इफेक्ट किया, हर गेम को इफेक्ट किया, तो आपका गेम और आपकी स्पोर्ट भी किसी तरह से इफेक्ट हुई है उसमें? और दूसरा ये कि क्या चैलेंजेस हैं बीइंग अ बैडमिंटन वुमन, अ स्पोर्ट्स वुमन? पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं जो कि सामना करना पड़ता है किसी भी लड़की को जो सोचे कि मैंने किसी खेल की दुनिया में अपना नाम बनाना है?
कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जैसे हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप है पूरे 1 साल बाद जाके हुई है। जो लास्ट हमारा टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट हुआ था वो 2020 में हुआ था, और अब ये नेशनल चैम्पियनशिप पूरे 1 साल बाद जाकर हुई है। इसके बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के टूर्नामेंट्स थे वो भी सारे कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए। और बाकी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में, जैसे कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी, तो मुझे उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, जैसे कि बैडमिंटन में बहुत पॉलिटिक्स है, और जब मैं ऊपर आ रही थी, जब मैं यंगस्टर थी, मतलब एज 16-17 की थी, तो जो हमारी जो सीनियर प्लेयर्स थी ना, तो मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं जिस कोच से खेलती हूँ उनको मना कर दें, और ताकि वो मुझे ना खिलाएं और मैं अपना गेम लेवल इम्प्रूव ना कर सकूँ। तो इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत है बैडमिंटन ये में। पॉलिटिक्स हर जगह है, एंड स्टार्स जो हैं वो इन्हीं पॉलिटिक्स में से निकल कर आगे आते हैं। तो कभी डिसअपॉइंट भी हुई है? हाँ, जब मैं छोटी थी और अगर अपना मैच हार गई किसी की चीटिंग की वजह से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि अब नहीं खेलना। लेकिन पापा यही कहते थे कि तुमने जो है ना अपना एम नेशनल लेवल नहीं रखना, तुमने एम अपना इंटरनेशनल लेवल रखना है, तुम्हारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास टैलेंट है ना वो पाकिस्तान के और किसी बैडमिंटन प्लेयर के पास नहीं है। दैट्स अ बिग क्लेम। हाँ, तो क्यों मेरी फिटनेस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं लड़कों को भी, बैडमिंटन के लड़कों को भी हरा देती हूँ 5000 मीटर। पढ़ भी रही हैं, साथ अपनी पढ़ाई आपने जारी रखी थी या छोड़ दी थी? हमने देखा कि स्पोर्ट्स में जो बच्चे आ जाते हैं वो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इतनी ट्रेनिंग के साथ उसको मैनेज करना। मैंने IBA से 2018 में ग्रेजुएट किया है, और अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रेजुएट किया है, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो वो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मैं स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। और अभी जब लॉकडाउन था तो मैंने अपने पापा के ऑफिस में भी काम किया, तो मुझे ऑफिस का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस। मैनेज आपने कैसे किया है? क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कम हो रही होती है, आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आप उसमें अपेयर नहीं हो सकते, तो ये मैनेज आपने कैसे किया? आप टूर्नामेंट छोड़ देती थी या बाद में रीसेट एग्जाम्स होते थे? ये हाँ, IBA ने इस चीज़ में काफ़ी फुली सपोर्ट किया कि जो भी मेरे एग्जाम्स होते मिस हो जाते थे ना, वो उसको दोबारा ले लेते थे, और असाइनमेंट्स में भी लीनियंसी कर देते थे कि मैं उनको दोबारा मतलब लेट सबमिट कर दूँ। हाँ, डेडलाइन मेरे लिए एक्सटेंड कर देते थे। कि क्यों नहीं सोचा कि आप कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ले लें? जैसे कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो ऐसे स्टूडेंट्स को बड़ा वेलकम करती हैं, तो ये भी कोई फ्यूचर प्लान का हिस्सा है कि किसी यूनिवर्सिटी में एज स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आप चली जाएं और वहाँ पर खेलना शुरू कर दें, या पाकिस्तान के लिए ही खेलना है? और यहाँ पाकिस्तान, मुझे जो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो मैंने जो भी मतलब, इसलिए मैं जब भी बाहर टूर्स पर जाती हूँ ना, तो मेरा होता है कि बस मैं फ़ौरन पाकिस्तान लौट कर आ जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने घर को मिस करती हूँ, पाकिस्तान को मिस करती हूँ, और मतलब अपने जैसे लोग नहीं दिखते कहीं बाहर जाके, तो फिर इसलिए मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में रहकर पढ़ूंगी। हाँ, ट्रेनिंग के लिए 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी, जो मेरा प्लान है, लेकिन मतलब कहीं बाहर पढ़ने का नहीं है। और बाकी अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए, तो अभी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो ये मुझे BWF ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे किया है। तो अपनी फेडरेशन कितना सपोर्ट कर रही होती है? पाकिस्तान में कोई फेडरेशन काम कर रही है, उनको फंड्स मिल रहे हैं इसके, और आपको कुछ सपोर्ट कर पाते हैं, या कोई सपोर्ट नहीं, या खुद से करना? हमारी जो फेडरेशंस हैं उनको ग्रांट्स मिलना तो बंद होंगे, जिसकी वजह से वो लोग ना कैंप्स लगा पा रहे हैं और ना हम प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भेजना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी मिस्टर वाजिद अली, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि जब मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्होंने मेरे लिए 1 लाख कैश प्राइस अनाउंस किया था। और उसके बाद जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप था मलेशिया में 2017 में, उन्होंने उसमें मुझे भेजा। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ मैं गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से उस प्रोग्राम में मैं 3 ईयर्स से उसका पार्ट हूँ। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? फ्यूचर प्लान्स जो है वो कहाँ तक का टाइम प्लान किया हुआ है? कौन कौन से इवेंट्स प्लान किए हुए हैं, और क्या क्या कुछ प्लान किया हुआ है? अभी मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 133 है, एंड टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स आई नीड टू बी अमंग द वर्ल्ड टॉप 100 प्लेयर्स। तो अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ और अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करके टॉप 100 प्लेयर्स में आऊँ। लेकिन कोरोना की वजह से जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो अभी कैंसिल हुए जा रहे हैं, तो अभी तक मैं प्लान नहीं कर पाई, क्योंकि हर 1 महीने पहले जो है ना टूर्नामेंट अनाउंस होता है कि वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी तक मैंने अपने टूर्नामेंट्स प्लान नहीं किए। ठीक है, हमारी लड़कियों को, बच्चियाँ जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो आइडियलाइज कर रही हैं घर में चिड़ी छिक्का वो सिर्फ खेल सकती हैं छत पर या सहन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक मैसेज। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जो पैशन है उसको फॉलो करें, कि अगर आपने सोचा हुआ जो एम है कि मैंने ये बनना है और ये करके दिखाना है, तो आप उसको ज़रूर करें। और रुकावटें तो जैसे हर्डल्स हर चीज़ हर रास्ते में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मेहनत करना छोड़ दें। तो कीप वर्किंग हार्ड, और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें।
वेरी गुड, इट्स वंडरफुल टू हैव यू एंड हमारी दुआएं आपके तमाम आगे मुस्तकबिल के इरादों में कामयाबी के लिए और बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने माहूर, के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे आप टॉप 100 में हैं और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें, और यही हमारे रोशन सितारे हैं जिनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और ये रोशन सितारा आप भी हो सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी या स्किल हो सकती है जिसको सिर्फ आपने ढूंढना है कि आपके अंदर वो क्या खास बात है जो कि किसी और के अंदर शायद ना हो या आपके अंदर ज़्यादा बेहतर हो। बस उसको पॉलिश करें और उसको सामने लेकर आएं। ये जो हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना कि उस जैसा बनना है और उसकी तरह करना है और उस जैसी लाइन पे चलना है, यहाँ पे भी गलती होती है बाज़ औक़ात। अच्छा, सोचे समझे बगैर कर देते हैं। खैर, अब हम सोच समझ कर कुछ काम कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं फ़ज़ाई आलूदगी की, माहौल ख़राब हो रहा है, इसकी बात करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक एक अहम फैसला सामने आया है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमरान खान ने अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया और 4 सूबों में शजरकारी मुहिम के दौरान खुद हिस्सा लेने का भी फैसला किया है। ये एक अच्छी पेट्रोनेज मिलेगी इस तरह से इस कैंपेन को। शजरकारी का जो है वो आगाज़, जैसे आपको मालूम है, सीज़न का आगाज़ बाहर के आने के साथ ही हो जाएगा और ये एक सीज़न जो है इसमें आपने भी पौधे लगाने हैं वैसे। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो वो 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी है। शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे फरवरी से अगस्त तक लगाए जाएंगे, ये जो शजरकारी का मौसम गुजरेगा। सो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी की तकरीब में शरीक होंगे और ये वाटर स्केड्यूल, इसको मीट करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि हर मतलब हफ्ते वो एक सूबे में जा रहे हैं और वहाँ पर एक शजरकारी की तकरीब में शामिल हो रहे हैं ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले, लोग इस मामले में इस मुहिम का हिस्सा बने और उसमें आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। पौधे लगाने का रुझान पैदा करना भी एक बहुत अहम चीज़ है जो वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर तकरीर में, हर खिताब में इसकी बात भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द सिंध में जो है तकरीब में शरीक होंगे और ये जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स ही होते हैं, इनकी जहरीली आबो हवा जज्ब करके समुद्री आलूदगी से बचाने का ये सबब बनते हैं। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जैतून के पौधों की शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। जैतून के पौधों के हवाले से हमने शेयर भी किया था कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जगह है। अगर आप टेक ऑफ करें ना इस्लामाबाद से कराची से खास तौर पे और आप यूरोप जा रहे हों तो आप फ़ज़ाई मंजर जो है उसको देखकर आपको पता चल जाता है। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, यहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो कितने कितनी अच्छी जगह है रहने के लिए। आपको ऊपर से ही हमजा इतना खूबसूरत व्यू मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, शहरों में उनकी एक बाकायदा प्लानिंग नज़र आती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एरियल व्यू है वहाँ पर बहुत इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। और जब भी कोई नया सेक्टर डेवलप किया जाता है ना तो पूरा बुलडोज कर दिया जाता है, वहाँ पे दरख्तों को तो सिरे से उखाड़ दिया जाता है। समझा ही नहीं जाता ना। इस्लामाबाद में बिल्कुल कंक्रीट का जंगल, इस्लामाबाद में G13 के पास से मैं गुजर रही होती हूँ तो दरख्त दिखाई नहीं देते वहाँ पे कि दरख्त भी यहाँ पे चाहिए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अंदर ये सेंस मौजूद है। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फुल्ला मीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, कितनी ज़रूरत है आज हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म बार बार बात करते हैं, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद हर सूबे में जा रहे होंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा, इसकी कितनी ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ENT सर्जन होने के नाते से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि रोज़ आपको एक खबर मिलती है कि स्मॉग फैल रहा है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम्स होती हैं और ये हाजिडस लेवल पे हमारा रोज़ ब रोज़ होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? दरख्त काट की वजह से हो रहा है। हम लोग डिफॉरेस्टेशन, हमने कोई प्लांटेशन ड्राइव तो करी नहीं है पिछले जब से पाकिस्तान बना है। अब हम लोग दरख्त काटते गए हैं और ये सोचा नहीं कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमारे लिए क्या होगा, हमारे फार्मर्स के लिए क्या होगा, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। एयर पोल्यूशन इतनी ख़राब चीज़ है कि हर पाकिस्तानी के 10 साल वो कम कर देती है, हर पाकिस्तानी की। हमारी 18 करोड़ आवाम है, उसके 10 साल कम हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सीवियर इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कराची जैसे शहर जो हैं, जो मेगा सिटीज़ हैं आपके, they are at risk of in the next 50 years of getting severely affected by global warming। पानी अंदर आ जाएगा, शहर जिस तरह अभी आपको कराची शहर नज़र आता है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द प्राइम मिनिस्टर कि किसी ने ये बात अभी भी लाइटली ले रहे हैं कुछ लोग इसको। बिल्कुल सही है इसको हमें डॉक्टर सैफुल्लाह, ये जो होता है ना कि आता है लाहौर बदतरीन शहर है माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से, पिछले हफ्ते तो रहा है, और इसका क्या असर आता है कि ये लोगों को लगता है कि हमारा तो मसला नहीं है, ये हवा तो सभी उसमें सांस ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी सबके साथ हैं। और दूसरा ये कि इस तरह की कैंपेन्स अनाउंस कर दी जाती हैं,
सिर्फ पौधा लगाना नहीं होता, पौधे को चलाना भी होता है, उसकी निगहदाश्त भी बड़ी ज़रूरी होती है। सो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये नहीं उस तरह से मौजूद हैं कि हम जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, हम उनको कह दें कि आपका ये जोन है, इस जोन में आप जो है जिम्मेदार हैं कि इतने पौधे होने चाहिए, ये जंगल महफूज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीनरी जो है रिस्टोर होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता। जी बिल्कुल नहीं सोचा जाता। हर कोई अपने मफाद को देखता है। जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने मफाद को देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि हमारा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। वो अपना 5 ईयर प्रॉफिट देखते। दे डोंट थिंक इन 50 ईयर्स कि हम लोग बच्चों के लिए क्या चीज़ छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया से। तो उसको टैकल करने के लिए हमें जो वी नीड टू गिव देम मे बी इंसेंटिव्स के आपको टैक्स में छूट दी जाएगी कि अगर आपका कार्बन एमिशन ज़ीरो होगा, कार्बन एमिशन आपका ज़ीरो होगा तो आपका जो है क्या कहते हैं, आपको टैक्स छूट दी जाएगी, तो आपको टैक्स एफिशिएंसी दी जाएगी ताकि आप इंसेंटिवाइज करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी एक्ट करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा हम बैठे हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के बतौर पाकिस्तान। हम लोग एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे या अपने कैपेसिटी में एक बुरा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, ये तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल अगर बच्चों को इस डॉक्टर साहब ये हमें बताएं कि अगर दरख्त अभी लगाए भी जाएंगे तो हमें फौरी जो है इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, असरात भी नहीं मिलेंगे, तब तक हमें क्या एहतियात करनी है? लोगों को क्या बताएंगे कि माहौलियाती आलूदगी है, ख़ासतौर पर जिन शहरों का हम जिक्र बार बार करते हैं, हमें इंडेक्स में पता भी चलता है, वहाँ के लोगों को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए, उनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल्स चेक करें। अगर वो वेरी वेरी हाजिर और एक पॉइंट एक ऐसा आता है वो अनमेजरेबल हो जाता है, जो अक्सर लाहौर में हो चुका है। 450 के बाद जो है थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो अनमेजरेबल हो जाता है। और हमने इस पर एक शो भी करा था कि ये क्यों होता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। और उस पर जो है हमने जो बात डिस्कस करी थी कि हमारे जो फार्मिंग मेथड है, हम लोग जो क्रॉप्स काटते हैं और फिर जला देते हैं, उसके 2 नुकसान आते हैं। पहली बात यह है कि आपकी जो ज़मीन जब आप उसको जलाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। सिंपल ये चाहिए कि वुड चिपर्स या कुछ ऐसा करें कि ये जो फसल की जो रूट्स हैं उसको यूटिलाइज करें फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पसेस। प्लांट मोर ट्रीज ताकि आपकी एरिड लैंड कम हो और आपकी ठीक है। तब तक हम सिर्फ मास्क पहन के फिरें डॉक्टर साहब और समझें कि हम बच गए। तो अस्थमा है और बहुत सारी सांस लेने की बीमारियां हैं, उनको तो बहुत ख्याल करना ही पड़ेगा एट ऑल टाइम। एनवायरनमेंट को इतना देखा नहीं है और हम लोग जिस तरह फार्मिंग करते हैं वो इररिस्पॉन्सिबली हम लोग अपनी चीज़ों को ज़ाया भी करते हैं और उसमें पोल्यूटेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। सो वी नीड टू टेक केयर। ठीक है डॉक्टर सैफुल अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। ये मामला जिस तरह फ़र्क कह रही थी ना कि लोग सोचते हैं कि सारों के लिए है, ये तो सबके लिए हो रहा है, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। और फिर अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटर बाइक्स जो हैं उनको देखिए, लोगों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। इतना धुआं वो छोड़ रही होती हैं, आपको कह दिया जाए तो गुस्सा कर जाते हैं आगे से। इतना टॉर्चर होता है हमजा। आप वॉक के लिए जाएं, मुझे मतलब सांस नहीं लिए जा रहा होता। और लाहौर में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इस्लामाबाद जाके थोड़ा सा आप निस्बतन बेहतर फील करते हैं, लेकिन ये कि हमें इन इश्यूज़ के ऊपर विजिलेंट होना पड़ेगा, वरना हम अपने बच्चों के लिए जितने मर्जी शानदार घर बना लें, जब सेहत ही उनकी नहीं होगी, जब इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से उनकी जहानत, उनकी जहनी सलाहियत, उनकी ताकत, जिस्मानी ताकत, उनकी ग्रोथ, सब चीज़ें मुतासिर हो रही होंगी, तो क्या फ़ायदा है कि हमने उनके लिए क्या। और ये डरते सिर्फ एक बात से ही है, वो रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की थी कि 7 साल तक आपकी उम्र जो है वो कम हो जाती है इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। तो 7 साल हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब आप सोचे कि आप व्हाट एल्स, आप ये सिर्फ सांस का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।